नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक बार फिर बेहद खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा इतना दिलचस्प है कि अब सवाल पूछा जाने लगा है कि अरे ये तो वही चेहरा है ना जिसने अभी कुछ दिन पहले एटम बम की बात की थी। लेकिन क्या हुआ? वो एटम बम तो फुस हो गया। अब एटम बम के बाद आया है हाइड्रोजन बम, यानी मोहब्बत की दुकान में हाइड्रोजन बम बिक रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक दरअसल एक तस्वीर है, संसद से लेकर सियासत के मैदान तक दरअसल एक तस्वीर है। हर तरफ एक ही चर्चा है, राहुल गांधी का बयान और राहुल गांधी के मंच से एक मां का अपमान। दुनिया में कोई भी शख्स कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मां का अपमान नहीं बर्दाश्त हो सकता। लेकिन राहुल गांधी ने एक मां का अपमान किया। राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। पूरी तरह से वोट अधिकार यात्रा के दौरान आपने ये देखा कि राहुल गांधी ये कहते रहे कि वोट चोरी हुई है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन उनके एक एक सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने चुन चुन कर दिया। जब राहुल के आरोपों में दम नहीं रहा तो अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे। पूरे देश में हम वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। अब सोचिए, खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताने वाले राहुल गांधी क्या इसी भाषा में राजनीति करेंगे? क्या इसे ही राजनीति की शुचिता कहते हैं? क्या ये बयान गंभीर लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा नहीं है, या सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने का राहुल का ये नया हथकंडा है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हो जिस पर मजाक उड़ाया गया हो। कभी उन्होंने एटम बम की बात की, अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। शिगुफा छोड़ गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बम बीजेपी पर भारी पड़ेगा। तो जनता ये पूछ रही है कि आखिर ये धमाके कब और कहां हुए, किसे वोट लगी, किसका सच सामने आया? ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम सवाल आज गूंजेंगे रण क्षेत्र के दौरान। के बाद लौटते हैं अपने मुद्दे पर। मोहब्बत की दुकान में हाइड्रोजन बम, और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम और कभी उनके ही मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गालियां, इस तरीके की जब परिस्थितियां बन रही हैं तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैसे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी जहां पर सारी मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। भीड़ जुटाने के लिए लोग जबरन लाए गए, लेकिन जनता के बीच कोई असर क्या नहीं दिख रहा है? जब जमीनी असर नहीं दिखा तो मंच से जिस तरीके से बयान आए, वो बयान ही एक बार फिर से क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होंगे? करेंगे खुलकर इस पर बहस। अतिथियों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले चंद बयानात अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। एटम बम फोड़ के क्या किए? चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं
तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन, इन्हीं की भाषा में इनसे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, यही भाषा इन्हें समझ में आती है, इसीलिए ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनको और कोई भाषा नहीं समझ में आती। आपको लगता है इनके सामने हम गांधीवाद वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे, इनको समझ में आएगी? ये गोडसे के उपासक हैं, इनसे तो इसी तरीके से बात की जाएगी। रविशंकर प्रसाद समझते हैं इस बात को अच्छी तरह। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। राहुल तेजस्वी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, स्वर्गीय माता जी के अपमानित करवा रहे हैं, उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप प्रधानमंत्री जी के ऊपर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जिस तरह से गाली गलौज की भाषा हमारी संस्कृति और संस्कार नहीं रहा, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने भी आज अपना दर्द, अपनी पीड़ा सामने रख दी और साफ तौर पर कहा कि ये जो भाषा इस्तेमाल की गई है उनकी मां के लिए, दरअसल इससे देश भर की माताएं और बहनें आहत हुई हैं। क्या कांग्रेस को ये बात समझ में आएगी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संतोष त्यागी जी, साथ ही साथ एलजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विभा कुमार झा जी, आरजेडी का पक्ष रखेंगी मधु बांजरी जी और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए। शुरुआत में मृत्युंजय जी आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि आप ही लोगों को सबसे पहले तैयार होने की जरूरत है भाई। अब तो कह रहे हैं तैयार हो जाइए, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हैं उस हाइड्रोजन बम के लिए? लावली जी, पहला वाला जो भी इनका था, एटम बम था, फुलझड़ी था, जो भी था, हम सबने देखा है कि वो किस प्रकार से बस एक झूठ का पुलिंदा था। उसमें बस ऐसे खोखले नारे, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, वोट चोरी और इस प्रकार के फूहड़ भाषा का उपयोग, उसमें एक भी फैक्चुअल कहीं पे उन्होंने, इनफैक्ट राहुल गांधी ने जितने भी सिलेक्टिव केसेस उठाए, चाहे वो बैंगलोर की महादेवपुरा सीट के लिए उठाया उन्होंने, चाहे वो महाराष्ट्र के लिए उठाया जहां सीएसडीएस के संजय कुमार ने सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगी, चाहे वो मिंटा देवी के लिए उठाया, चाहे जब उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू की और पहले 2 दिनों में, लावनी जी, पहले दिन आपको याद होगा कि इतने प्रायोजित रूप से, टेलीवाइज रूप से ग्रुप को लाया गया सामने और उसमें एक महिला को खड़ा किया गया जिनका नाम था रंजू देवी, और उन्होंने कहा कि हमारा वोट काट दिया गया है, हमारे परिवार के 6 लोगों का वोट काट दिया गया है। और शाम तक वही रंजू देवी आती है, फिर कैमरे पे कहती है कि वहां के मुखिया ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था और मेरे सभी लोगों का वोट एकदम इंटैक्ट है। और दूसरे दिन फिर राहुल गांधी की गाड़ी पे चढ़ के सुबोध कुमार नामक एक व्यक्ति है जो माइक पे हल्ला करता है कि हमारा वोट काट दिया गया है, और उसके बाद शाम तक जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ट्वीट आता है कि ये व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं है, कांग्रेस का बीएलए है। और जब विलोपित लोगों की सूची, डिलीटेड लोगों की सूची वहां पे पेश की जा रही थी बूथ पे, तो ये व्यक्ति वहां पे खड़ा है, उसको फोटो दिखाई जाती है, इस व्यक्ति ने उस पर साइन किया है, उसका साइन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि बीएलओ ने इसको कहा वहां पे कि आपका तो नाम अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था वोटर लिस्ट में, फॉर्म 6 क्यों नहीं भर दे रहे आप? तो उसने मना कर दिया। और उसके बाद से आप देखिए तीसरे दिन से प्रायोजित वाला ये जो ड्रामा था उसको बंद कर दिया गया।
क्योंकि उनको उल्टा पड़ रहा था। ये हमने देखा है कि इसी पूरी यात्रा में इन्होंने कितने फुहड़ भाषा का प्रयोग किया है। और छोटे कार्यकर्ताओं को तो मैं छोड़ ही दे रहा हूं, खुद राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से तू तड़ाक ए सुन ए तुझको मैं बोला है, किसी भी देश में इस प्रकार के विपक्ष का नेता का भाषण, और इनफैक्ट भारत जैसे सांस्कृतिक देश में तो कभी आज तक नहीं हुआ लावनी जी। और उसके बाद इन्हीं राहुल गांधी से प्रेरणा लेके इनके कार्यकर्ताओं ने स्टेज से कैसे भद्दी भद्दी गालियां दी और नारे लगाए, हम सब लोगों ने देखा है। इनफैक्ट जो बेस है, बेस नारा है इनके पूरे आंदोलन का और ये पूरे इनकी यात्रा का, वोट चोर गद्दी छोड़, अगर मैं इसी भाषा में इनको कहने लगूं कि नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, चारा छोड़, बिहार छोड़, तब ये लोग चिल्लाने लगेंगे कि नहीं ये भाषा अच्छी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि भाषा की मर्यादा पूरी यात्रा का जो आधार होना चाहिए था, टैक्टिकल आधार, लॉजिकल आधार, वही मिसिंग। भाषाई मर्यादा यानी संतोष जी, यानी ये तो सीधे सीधे लग रहा है कि मुद्दे नहीं है, तो फिर जो भाषाई मर्यादा होती है उसे तार तार कर दिया जाए। कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, कभी आपके मंच से एक मां को गाली। ये तो राजनीति नहीं है। और अगर ये राजनीति है तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपना इतिहास बीते 11 सालों का जरूर देखना चाहिए कि जब जब ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से आए हैं, किसी भी लीडर की तरफ से, वो कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल साबित हुए? संतोष जी, मैं सबसे पहले सभी जो भी हमारे इस पैनल में बैठे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं आपने जो मुझे सवाल किया है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये परंपरा माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात में हमारी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी के लिए जो शब्द उन्होंने बोले, आप उठा के उनको शब्दों को अगर स्क्रीन पे बता भी लिख भी देंगे तो भी शर्मसार महसूस करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से किसी महिला के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की जो नीच भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने, क्या मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं बोलना चाहता। ठीक है, अगर राहुल गांधी जी की सभा में किसी भी प्रकार के व्यक्ति ने राहुल गांधी के सामने, तेजस्वी जी के सामने किसी भी प्रकार का नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी की मां के प्रति कोई भी अपशब्द बोला हो तो हम उसके जिम्मेदार हैं। अगर सभा खत्म हो जाए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके कोई गलत शब्द किसी के लिए बोला, बोलने के लिए उसको प्रेरित करें, तो ये हमारा कोई इसमें ना तो कोई हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और फिर भी जो भी व्यक्ति है वो एक्सपोज हो चुका है, वो बीजेपी के लीडरों से पहले उसके फोटो और वीडियो काफी वायरल हो चुके हैं। वो बीजेपी का एक द्वारा भेजा गया ये वो है, क्योंकि हर चुनाव में एक चीज समझ में नहीं आती है। मेरा सवाल आपको पहुंच रहा है सर? नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही तो मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मैं पूरा मौका दे रही हूँ। आज मैं बड़ी शांति से इसीलिए कह रही हूँ, आप सभी को मौका देने वाली हूँ। बस मुझे इतना बता दीजिए, एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये मर्यादा अगर तोड़ी गई तो इसका खंडन होना चाहिए। आप लोग कहां लग गए? पता करो बीजेपी का कौन सा ये चेहरा है, पता करो इसका किस नेता से लिंक है, फिर आप ले आते हैं पूरी स्क्रिप्ट। अरे उससे पहले कम से कम एक बार भी क्या कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट क्या आया कि हम ऐसी भाषा को समर्थन नहीं देते? राहुल गांधी ने एक बार भी कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मंच से मां को गाली दी जाए? किसी ने कुछ नहीं किया। आपने तो कहते हैं ना, आप कहते हैं ना आपदा को अवसर, आपने तो अवसर बना लिया अपने लिए। आप लगे बीजेपी को कोसने के लिए। अब मैं आपको उसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ दीजिए प्लीज। आप देख लीजिए 2024 में जिस तरीके से जो चुनाव स्मृति ईरानी जो वो हारी थी, तो वहां पे कुछ लोगों ने गलत शब्द उनके लिए बोला, तो राहुल गांधी जी ने स्वयं आगे आके उन्होंने कहा तो हमारी देश की सम्मानीय महिला है और उनके लिए। तो इस बार क्या हो गया साहब? इस बार क्या हो गया? मैं वही तो पूछ रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप लोगों के ही बयान राहुल गांधी के लिए, आपकी कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं? 11 सालों में आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कुल्हाड़ी पर खुद कूद जाते हैं। कुल्हाड़ी आप पर नहीं गिरती, आप रखते हैं और आप कूद जाते हैं। ये आप लोग अभी कह रहे थे ना, मैंने सुना पवन जी को कि उनको वही भाषा समझ में आती है, तो अपनी भाषाई मर्यादा को आप कहाँ ले जा रहे हैं साहब? सुनिए तो सही, बताइए। नरेंद्र मोदी जी की माँ के प्रति मेरा पूरा सम्मान है और उनके लिए अगर किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या किसी भी अन्य पार्टी का हो, अगर कोई भी किसी भी गलत शब्द उसने बोला है मैं उसका खंडन करता हूँ और विरोध करता हूँ।
दूसरी बात, हमारी पार्टी का अगर वो ऑथेंटिक कार्यकर्ता हो या हमारा किसी भी प्रकार का उससे कोई लेना देना हो, मतलब तो सुई हमारी वहीं आ गई। मृत्युंजय जी काउंटर आंसर कर दीजिए। फिर भी किसी भी महिला लावनी जी सबसे पहले तो प्रधानमंत्री है, उनके व्यक्ति ने इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए है, तो मैं उनका खंडन करता हूँ। और मैं भाई साहब, आपके खंडन करने से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी का इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। वो आप खंडन कर रहे हैं, पता चला डिबेट के अंदर आपको पार्टी से हटा दिया गया। वीडियो जो इनके राष्ट्रीय सबसे बड़े नेता है, सुन लीजिए, आपका खंडन ले लिया हम लोगों ने, सुन लीजिए। जो इनके सबसे राष्ट्रीय नेता है पवन खेड़ा, जो आजकल इसको पूरा लीड कर रहे हैं, उस पवन खेड़ा ने अभी क्या बोला, यही भाषा इनको समझ में आती है। और सबसे पहले इनका व्हाट्सएप का जो ज्ञान है वो मैं दूर कर रहा हूं, उनको व्हाट्सएप पे दिखा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपका कार्यकर्ता है। और दूसरा, अगर बोला होगा कांग्रेस का या बीजेपी का कार्यकर्ता आपके व्यक्ति ने बोला है, कांग्रेस की मंच से बोला है, अगर मगर लावनी जी इसी प्रकार के नेता ना इतनी भाषा का प्रयोग भारतीय राजनीति के शायद ही कभी बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी की मीटिंग में जो युवा और जो जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, तो आप लोग उससे बौखला रहे हैं। और राजनीति में इस स्तर पे उतर जाएंगे, कैसे ऐसे भाषा को राहुल गांधी जी की लोकप्रियता और भीड़ से बौखला रहे हैं। बीजेपी का आदमी व्हाट्सएप का ज्ञान लेके इतना नहीं पता। दिलचस्प बात अभी एक सेकंड मृत्युंजय जी एक सेकंड, बड़ी दिलचस्प बात संतोष जी ने कह दिया कि आप लोग बीजेपी वाले राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर रहे हैं। ये कौन सी लोकप्रियता की बात आप कर रहे हैं? नहीं, लोकप्रियता का एक पैरामीटर होता है सर, वो आपकी कौन सी लोकप्रियता। ये जो अलग अलग शब्द आप गढ़ते हैं, ये जो हाइड्रोजन बम और एटम बम, इसकी लोकप्रियता या वाकई मुद्दों की लोकप्रियता, ये भी बता दीजिए आज। मुद्दों की लोकप्रियता, तो मुद्दा कहाँ है साहब, मुद्दा कहाँ है, यही तो पूछा जा रहा है आपसे। संसद में हो या सड़क पर, राहुल गांधी जी ने आज तक संसद में हो या सड़क पर जो भी मुद्दा उठाया है वो सच निकला है। डॉक्टर विभा जी कैमरा राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, जैसे सूट बूट की सरकार, जैसे माफी मांगना हर चीज पे, जैसे पुलवामा का प्रूफ आज जैसे अभी राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी। कौन सा वाला मुद्दा, एक मुद्दा बताइए ना राहुल गांधी। किसी भी प्रकार की आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी एक जगह बता दीजिए जहां राहुल गांधी जी ने कोई मुद्दा उठाया हो और सर वही तो मुद्दा ही तो पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, आपके साथ क्योंकि आरजेडी भी साथ में है, आप लोग साथ में मिलके ये वोटर अधिकार यात्रा निकल कर रही थी। मधु मांझी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शायद विभा जी के साथ कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, पैनल प्लीज उसे ठीक कराइए जल्दी। पीयूष जी फिर इसके बाद आपके पास आती हूँ। मधु जी, कहाँ जा रहा है ये बिहार का चुनाव? बिहार का चुनाव मतलब देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी मजबूत नींव, लेकिन यहाँ तो नींव ही कमजोर हो रही है। ये कौन सा खाद पानी दिया जा रहा है बिहार को? बिहार का नींव न कभी कमजोर था न कभी कमजोर होगा। अलग बात है कि आपस की लड़ाई है और बिहार में बिहारी फैसला करेंगे कि बिहार को किस तरह का बिहार चाहिए। और जहां बात आती है कि माँ को गाली देने का, एक बात बताइए, जिसने भी बोला ये बहुत निंदा की बात है, किसी की भी माँ के गाली नहीं देनी चाहिए। या तो राहुल गांधी की माँ के बारे में जो भी बोला गया था पीछे, या तो अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माँ के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, परंतु जो बोला वो ना हमारे पार्टी का सदस्य है, ना नेता है, ना प्रवक्ता है, ना कोई भी वो नहीं है, और उसके बाद भी वो बोलता है, उसके अरेस्टिंग हो जाती है। मैडम मंच तो आपका था ना, मंच तो आपका था ना, कोई भी कैसे पहुंच जाएगा उस मंच पर? मैडम लक्ष्मी जी सुन लीजिए, लावनी नाम है मेरा, मधु जी लावनी नाम है मेरा। जो बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के इस पे जाते हैं, आपको आंदोलन, हम भी वोट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम रोड पे कर रहे, ना कि चाके चुनाव आयोग। अरे तो मैं वही तो पूछ रही हूँ मधु जी, ये आंदोलन किसके लिए है? मधु मांझी जी सुनिए, ये आंदोलन किसके लिए? आपने कहा बिहार की जनता तय करेगी। मधु जी सुनिए, कार्यालय पे तोड़फोड़ किया गया, पत्थरबाजी किया गया, इस पे लक्ष्मी जी आप क्या? मधु जी, बिहारी प्राइड, बिहार को अपमानित किसने किया? बिहारियों को गाली किसने दी? ये भूल गए क्या आप लोग? ये भूल गए आप लोग बिहारियों को गाली किसने दी? बिहार के डीएनए को, बिहारियों के डीएनए को जिसने गाली दी हो, उनको लेकर आप मंच पर बैठा रहे हैं, उनके साथ यात्रा निकाल रहे हो और आप बिहारी प्राइड की बात कर रही हैं।
कि किस तरह बीजेपी के लोग जो बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में जो ये काम कर रहे हैं, तो ये बौखलाहट बिहार की जनता समझ रही है। अच्छा मैडम, आप जरा सुन भी लीजिए ना। अरे मंच पे अभी यहाँ भाषण नहीं हो रहा है, यहाँ सवाल जवाब हो रहा है, सवाल जवाब हो रहा है। मधु जी रुक जाइए मैडम, ये भाषण नहीं है। संतोष ने भी मेरा सवाल सुना, उसके बाद जवाब दिया। आप अगर यही परेशानी होती है आरजेडी की प्रवक्ताओं के साथ, ये भाषण का मंच नहीं है मैडम। आप बिहार की बात कर रही थी, बिहार से मैं भी आती हूँ। अगर बिहारी प्राइड की आप बात करती हो तो बताइए ना, किसी ने बिहार के डीएनए को गाली दी और आप उस चेहरे के साथ मंच साझा कर रही है, वो ठीक है? मधु जी, जिसने बिहार के डीएनए को गाली दी हो उसके साथ मंच साझा करना सही या गलत? लेकिन एक कार्यकर्ता चुन्नी भड़का, जिसने बिहार की डीएनए को गाली दी हो उसके साथ मंच साझा करना सही या गलत? पूरा मीडिया में आ रहा है, आप लोग के जरिए ही आ रहा है कि इनके कार्यकर्ता थे वो, तब आपको बुरा लग रहा है। और जाकर के कांग्रेस के मधु जी, मुझे लगता है या तो आप सवाल सुन के नहीं सुनना चाह रही हैं क्योंकि आप इस बात पर जवाब नहीं देना चाहती। अब चलिए, आपका भाषण के लिए तो समय नहीं होगा पीयूष जी, लेकिन मेरे सवाल का दोबारा सवाल लेकर आऊंगी, आप इसका जवाब ढूंढ कर रखिएगा। जिस व्यक्ति ने बिहार के लोगों के डीएनए को गाली दी हो उसके साथ मंच साझा करना, क्या यह बिहारी अस्मिता के लिए ठीक है? नहीं, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। पीयूष जी जल्दी से, क्योंकि आप देखिए पूरा सिनेरियो समझ लीजिए। विपक्ष में बार बार कह रही हूं कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए एक के बाद एक जिस तरीके से अब भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है, क्या इस भाषाई मर्यादा को तोड़कर विपक्ष को लगता है कि वो बिहार में अपनी जगह बना लेगी, बिहारियों के दिलों में अपनी जगह बना लेगी? पीयूष मिश्रा जी, सवाल पीयूष जी से, प्लीज नोट डाउन कीजिए मधु जी का। पीयूष जी, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे कल्चरल आइडेंटिटी हेवीली फ्यूल्ड होती है और पॉलिटिकली चार्ज होती है। इसलिए पहली बात तो बिहार को फॉर ग्रांटेड किसी को भी नहीं लेना चाहिए, वहां की जनता बहुत जागरूक है। सेकेंडली, जिस तरीके से अभी ये स्टोन पेल्टिंग चल रही है, एक दूसरे के लिए भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है सभी पार्टीज द्वारा कहीं ना कहीं पे, चाहे आप 10 साल का रिकॉर्ड देखें, अभी का रिकॉर्ड देखें, तो एक दूसरे को बोलने के बजाय यहाँ पे जो आपने एक मुद्दा उठाया, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हैं हाइड्रोजन बम ड्रॉप करने का, पहले एटॉमिक बम ड्रॉप किया, उस क्लेम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस तो लाइए, वो आप देते नहीं है। तो इस यात्रा का पूरी तरीके से मुझे लगता है बहुत ही कंफ्यूज्ड मैसेज दिया जा रहा है। आपने जैसे उल्लेख किया, मैं नाम भी ले लेता हूँ, रेवंत रेड्डी जी को जिस तरीके से इन्होंने बुलाया, रेवंत रेड्डी उस समय सीएम इलेक्ट थे जब उन्होंने ये कमेंट किया बिहारियों के अगेंस्ट में, और मैं ये सोचता हूँ बिहार ने ये पूरे देश की अस्मिता को बहुत बड़ा चोट है। इस पे इस तरीके से आप अपने इतने हेवीली डेंस पॉपुलेटेड, जिसने इतने आईएएस दिए, इतने नेता मंत्री और इतने आइडियलिस्ट लोग दिए, उस जगह को आप ऐसी भद्दी गाली और ओछी नजर से देख रहे हैं। और उसके बारे में उस प्रेसिडेंट इलेक्ट, सॉरी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट को आपने हटाया भी नहीं, उसके लिए कोई माफी भी नहीं मांगी, और यहाँ पे आप दूसरी चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने बोला तो मैं क्यों बोलूं। ये भाई महात्मा गांधी को आप मानते हो तो आप इसी चीज को समझिए ना। सवाल यही है कि अगर आप ऑप्शन बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑप्शन विपक्ष है जो महागठबंधन है, तो उसमें ऑप्शन और उस विकल्प में सबसे बड़ी बात आपकी भाषाई मर्यादा के साथ विश्वास और विश्वसनीयता, क्या विपक्ष भूल चुका है? तो साफ तौर पर बिहार के चुनाव में जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर जिस तरह से घुसपैठियों के लिए, उनको बचाने के लिए, क्योंकि वही कुर्सी का आधार है, ये यात्रा का आयोजन हुआ है। यात्रा के दौरान दिलचस्प तस्वीरें, उसी तस्वीरों के बीच में भाषाई मर्यादा पर आज की चर्चा। मृत्युंजय जी, सीधे फिर इससे ब्रेक के बाद एक बार आप फिर से आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि चलिए शायद विभव जी भी आ गए। मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आती हूँ, जरा विभव जी का एक ओपनिंग कॉमेंट ले लेती हूँ क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। विभव जी, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। अब यहाँ तो हाइड्रोजन बम और एटम बम के बाद, और फिर अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माता जी को अपशब्द कहना, ये तमाम चीजें, ये विपक्ष किस ड्राइव के साथ आगे बढ़ रहा है? सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं है शायद, मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। शायद कुछ प्रॉब्लम है। चलिए मृत्युंजय जी, आपके पास आ जाती हूँ सीधे। देखिए एक बात तो तय है, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर इस बार बिहार की जनता को खुद चुनना होगा कि वो बिहारी अस्मिता को, देश की अस्मिता को तरजीह देगी या फिर ऐसे बयानों को देगी। लेकिन मैं बार बार
यही जानती हूं और देखती भी आई हूं कि बिहार की जनता खासतौर से पॉलिटिकली बहुत रिच होती है, लेकिन परसेप्शन के पीछे कभी कभी पीछे दौड़ने लगती है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा बन रहा है जो आप लोगों के लिए चुनौती होगा? क्योंकि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, तो प्रतिद्वंदी को इतना भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है लावली जी। देखिए, अगर कोई पहली बार इस प्रकार का कर रहा होता, एक नया व्यक्ति राजनीति में आया होता और उसने इस प्रकार के क्लेम्स किए होते, कुछ अच्छा बैकग्राउंड उसका हुआ होता, दूसरी फील्ड्स में उसने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश कर रखी होती, तो इस तरह के व्यक्ति के बात को सब लोग सुनते भी। राहुल गांधी पिछले 20 वर्षों से भारतीय राजनीति के इतिहास में एक फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरह रहे हैं। आज तक 100 में से 90 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है। जब 2004 से 9 और 9 से 14 में उनके पास एक मौका था कि अपनी सरकार में वो मंत्री बन सकते थे, खुद को साबित कर सकते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी कैपेबिलिटी को, उससे वो भाग गए। वो एक सुपर पीएम की तरह उनकी मां बनी रही और उनके शहजादे की तरह बनी रहे। वो कैबिनेट द्वारा पारित ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। कब क्या बोल देंगे और कब क्या कर देंगे, इस चीज का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, जब उन्होंने जो मुद्दा उठाया, मुझे तो लगता है जब उन्होंने जो मुद्दा उठाया उससे भाजपा को ही फायदा हुआ। अब फेहरिश देख लीजिए शुरू से आज तक, सबसे ज्यादा उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया। ईवीएम के मुद्दे पर उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जब जीते तो ईवीएम अच्छा, हारे तो खराब। अभिषेक बैनर्जी ने साथ छोड़ दिया। ईवीएम पे इलेक्शन कमीशन ने बार बार उनको कहा कि आइए हैक करके दिखाइए। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि इस प्रकार से बार बार आप बेतुकी बयान नहीं दे सकते हैं। रफाल का मुद्दा देख लीजिए, सूट बूट की सरकार वाला नारा देख लीजिए, आप पुलवामा अटैक के बाद का प्रूफ वाला देख लीजिए, अभी पहलगाम अटैक के बाद का देख लीजिए। तो जब जब उन्होंने जो मुद्दा उठाया, मुझे लगता है उससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ, भाजपा को हुआ। संतोष जी, इस बार का भी आप देख लीजिए लावली जी, इस बार का भी आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनता कभी भी उसी मुद्दे से कनेक्ट करती है लावली जी जिसमें एक्चुअली उसको कोई दिक्कत हो रही हो, इनकन्वीनियंस हो रहा। मान लो आप रोजगार का बोलेंगे तो जो बेरोजगार है वो बोलेंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं। यहां पे आप पूरी यात्रा, और मैं चैलेंज करता हूं इसी डिबेट पे राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता को, उस एक व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम बताने के लिए जिनका नाम कट गया वोटर रोल से, जिसने फॉर्म 6 भर दिया हो और उसका नाम नहीं जीता वोटर रोल। अब तो आपत्ति दर्ज कराने की जो तारीख थी वो खत्म हो गई। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, भाई आपत्ति दर्ज कराने वाली तारीख बढ़ा दीजिए। ये तारीख बढ़वा के आप लोग करेंगे क्या? 15-20 दिन का समय तो दिया गया था, एक आपत्ति नहीं आई, फिर आप लोगों को तारीखें बढ़वानी है। संतोष जी, चुनाव आयोग को मैं खुद निवेदन करना चाहूंगा। चुनाव आयोग को अगर कोई भी राहुल गांधी की, जो देश के विपक्ष के नेता हैं, और उनको अगर कोई आपत्ति है चुनाव आयोग को कि राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं, तो वो एक हलफनामा उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दे या FIR कराएं कि राहुल गांधी जी यहाँ गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिन व्यक्तियों को घर पे चाय पिलाई, उनको उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने आके और एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक आवेदन किया कि मेरा सवाल नहीं था, अब मेरा ये सवाल था, मार दिया गया। अब मेरा सवाल ये था कि आपत्ति दर्ज अभी तक क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? हैक करके फिर उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। संतोष जी, अब मेरा सवाल ये नहीं था, या तो आप मेरे सवाल से बचना चाह रहे हैं। अब मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि गलत हो रहा है, SIR ठीक नहीं है, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, तो आप लोगों के लिए तारीख थी ना, कहाँ पहुंचे आप लोग? आप तारीख बढ़वाने लगे। और वोट चोरी, सर सुन लीजिए, सर सुनिए, पवन खेड़ा जी आपकी पार्टी से है ना सर? 2 एपिक नंबर आए हैं सर, 2 एपिक नंबर पवन खेड़ा के कैसे हो गए? राहुल गांधी अगर गलत बोल रहा है, चुनाव आयोग संतोष जी, अगर ये लग रहा है 2 एपिक नंबर पवन खेड़ा के कैसे हो गए? चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर शिकायत दर्ज कर लिया। वोट चोरी की बात हो रही है ना सर, वोट को आप गलत नहीं करना चाहते ना? पवन खेड़ा साहब के 2 एपिक नंबर आ गए, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। पवन खेड़ा जी के 2 एपिक नंबर आ गए, आपकी पार्टी के है ना? अभी बहुत सारे बयान हमने सुनाए थे, कहां से आ गए सर? वो मैंने अभी सुना नहीं, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं सफर में हूँ, तो मैंने अभी पवन खेड़ा के 2 एपिक नंबर सुबह से खबर चल रही है, लेकिन आपने जो सर, ये तो सुबह से खबर चल रही है, कहां से आ गया ये एपिक नंबर? दो जगह से। उस पर जवाब जी बताइए। आपने मुझसे जो प्रश्न किया ना, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर हम डेट बढ़वा रहे हैं या घटवा रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या कहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग को अगर देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की बातें गलत लग रही है, कि लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, तो वो अपना पक्ष रखें सुप्रीम कोर्ट में, हलफनामा दें या राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR करें कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, हम सही हैं। हम तो बिल्कुल
श्योर है। संतोष जी, मुझे एक चीज क्लियर करनी होगी, एक चीज मुझे क्लियर करनी होगी और विमल जी के पास जाऊंगी जरा सा, उसके बाद आपके पास आती हूँ। 3 मुद्दे हैं साहब, बहुत कंफ्यूजन स्टेट में है जो विपक्ष है। एक तरफ आप वोट चोरी जो आप बार बार कह रहे हैं और वो शब्द जिस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वोट अधिकार रैली निकाल रहे हैं, आप SIR से आपको आपत्ति है, आप आपत्तियां दर्ज नहीं कराएंगे, और अब आपके ही नेता के 2-2 जब एपिक नंबर मिल रहे हैं तो आप इस पे चुप्पी साध लेते हैं, आप कहते हैं मुझे पता नहीं, और फिर मंच से कभी एटम बम, हाइड्रोजन बम और माताजी को गालियां। ये एक साथ जो चल रहा है सर, मुझे ऐसा लगता है विपक्ष कंफ्यूज हो गया है और बीजेपी इसीलिए बार बार चाहती है कि विपक्ष ये गलती करे, क्योंकि आपकी गलतियां आपके लिए सेल्फ गोल साबित हो जाती है, इसलिए आकलन करना जरूरी होता है। डॉक्टर झा आपके पास आ रही हूँ, अब उम्मीद करती हूँ कि आपके पास एकदम स्पष्ट आवाज आ रही होगी, अपनी बात रख लीजिए प्लीज। सॉरी सर, आई कैन नॉट हेयर यू, सॉरी सर, बहुत डिस्टर्बेंस है, आज नहीं आ पा रही है आपकी ऑडियो मेरे पास तक। आई एम सो सॉरी सर। मधु जी, 2 चीजें आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहला कि वोट अधिकार यात्रा निकली, यात्रा खत्म हुई, लेकिन आखिर तक कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे थे, अंततः तेजस्वी जी को खुद बोलना पड़ा कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है, खुद ही उन्होंने स्वघोषित कर दिया। अब आप ये बता दीजिए कि आप जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या यही वो उद्देश्य था, ये ओरिजिनल डुप्लीकेट? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मीटिंग हुई उसमें अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनाए गए। तो अंडरस्टूड है हमारा कि सीएम फेस कौन है, जरूरी नहीं है कि हर मीडिया आरजेडी की तरफ से है ना सर, मैडम ये आरजेडी की तरफ से राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया जा रहा था, गलबैया हो रही थी, मित्रवत संबंध है, तो एक मित्र को तो दूसरे मित्र को प्रमोट करना चाहिए, उन्होंने तो नहीं लिया ना। हमारा जो इंटरनल बैठक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनाए गए, आदरणीय राहुल जी के इसमें, तो इसमें हमारा कोई 2 मत है ही नहीं कि कौन सीएम फेस है, और हर मीडिया वाला माइक घुसा के बोले और वो जवाब दे के कौन सीएम फेस है, जरूरी नहीं है। हमारा मतलब राहुल जी की तरफ से हरी झंडी है ना, आप ये कह रही हैं? राहुल जी बोले नहीं बोले, मधु जी ने कह दिया कि राहुल जी की हरी झंडी है, मुस्कुरा रहे हैं मृत्युंजय जी। और उस पे नहीं 2 एपिक नंबर आया था विजय सिन्हा जी का, जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो उन्होंने रसीद दिखाया। जब बिहार में किसी भी लोग का, अरे तो उन्होंने बता भी तो दिया ना, उन्होंने क्लैरिफाई भी कर लिया। तेजस्वी जी तो आज तक क्लैरिफाई नहीं कर पाए, विजय जी ने तो दिखा भी दिया पर्ची की, देखो किस तारीख को मैंने क्या क्या अप्लाई किया है। तेजस्वी जी तो आज तक वो पर्ची भी नहीं दिखा पाए हैं। आप लोग तो कागज खेलने से डरते हैं। किसी भी आम जनता को पर्ची नहीं मिला तो डिप्टी सीएम को पर्ची कैसे मिला, ये बात बताइए ना। एक बात बहुत ही ऑब्जेक्टिवली यदि देखा जाए, यदि मैं इफ आई ट्राई टू कट द क्लटर, ये वोट अधिकार यात्रा से एक बात तो तय है कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ा एनर्जी का संचार तो हुआ है। हाँ। लेकिन ये और ज्यादा इफेक्टिव हो पाता यदि ये और अच्छे से हो पाता यदि इसमें कुछ चीजें कंफ्यूजन के तौर पे नहीं रहती। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया, इलेक्शन बिहार का है और आप बिहार के छोटे मोटे लोकल लीडर्स को आप टारगेट करते हैं, या तो आप मोदी जी को टारगेट करते हैं। नीतीश जी के बारे में खुल के ये कुछ बोलना नहीं चाहते राहुल गांधी। दूसरा, आपको बहुत अच्छे से वहां पता है कि वहां जो डायनेमिक्स है उसके हिसाब से आरजेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है कांग्रेस के बजाय। तो आप लोग वोटर्स तो ये भी देखते हैं ना कि यदि इस अलायंस को हमने वोट दिया, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ खेला तो नहीं कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि कहीं ना कहीं से वो जो 90 का दशक था वो लौटे, उनको किसी तरह से कुछ सीट नेगोशिएशन में फायदा मिले? इस चीज को वोटर्स बहुत अच्छे समझ रहे हैं और वो बहुत बड़ा कारण है कि शायद वो वोट करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यदि वोट कर देंगे, जीत गए, तो उसके बाद भी इनके बीच सिर फुटबॉल की स्थिति रहेगी जो अभी नहीं दिख रही है। मृत्युंजय जी, अब देखिए एक बात तो आपने भी समझ ली, जैसे मैंने कहा था कि प्रतिद्वंदी को हल्का बता के, यही बात पीयूष जी भी कह रहे हैं, चैलेंजेस तो हो गए हैं सर, तैयार है? ओनली 20 सेकंड्स। इनफैक्ट एक पार्टी के तौर पर अगर आप देखेंगे हमें, तो हमने तो पूरी अपनी जितनी भी राजनीतिक यात्रा है पूरी भाजपा की, कभी किसी को हल्का नहीं आता है। और इसलिए आज भाजपा जिस स्थिति में, उस स्थिति में कोई भी चुनाव, छोटा बड़ा, बहुत आसान, बहुत मुश्किल होता है। हम हर चुनाव बहुत तन्मयता से लड़ते। और दूसरी बात, बीजेपी तैयार है संतोष जी, भाषा की मर्यादा, थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत। संतोष जी 20 सेकेंड्स। बिल्कुल,
हमारी तरफ से किसी भी प्रकार के किसी भी ऑफिशियल राजनेता ने, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने या हमारे जो सहयोगी गठबंधन है उन्होंने अगर मोदी जी या किसी भी नेता के प्रति कोई गलत शब्द बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए, आपके पास का कोई प्रूफ हो तो। बाकी का कोई ऐरा गहरा मंच पे चढ़ के आके कुछ भी बोल जाए तो ये हमारी ये जो ऐरे गहरे होते हैं वही आपके लिए घातक हो जाते हैं। कभी कभी कांग्रेस को परजीवी भी कहा गया है, इस पर भी चर्चा जरूर होगी क्योंकि अब तो बिहार चुनाव दहलीज पर हम पहुंच ही चुके हैं। मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। बयानवीर अपने बयान लेकर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा था कि किस तरीके से वोट को बचाया जाए, किन का वोट, जो बिहार के हैं या जो घुसपैठिए हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार बिहार चुनाव बिहार वासी वर्सेस घुसपैठिए होने वाला है? आकलन विश्लेषण जारी रहेगा। रनक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।